नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एसडीएम आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सुभाषिधर मिश्रा। आज हम लोग राज्यपाल के संबंध में समझने का प्रयास करेंगे। हम लोग राज्यपाल को अभी तक 3 पार्टों में देख चुके हैं हम लोग, जिसमें से हम लोग कार्यपालिका और विधायी शक्ति के संबंध में देख चुके हैं, जिसमें से विधायी शक्ति में कुछ बातें बच गई है, उसको हम लोग आज देखने का प्रयास करेंगे, और वित्तीय शक्ति और न्यायिक शक्ति के संबंध में। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम रिकॉल कर देते हैं आपको पीछे वाला जो पढ़ाए हुए हैं उसके संबंध में। राज्यपाल जो है वो भारत में एक संवैधानिक पद है। जिस प्रकार से केंद्र में राष्ट्रपति होता है नाम मात्र का प्रमुख, उसी प्रकार से राज्य में राज्यपाल होता है नाम मात्र का प्रमुख। वैसे राज्य का सारा काम किया जाता है मुख्यमंत्री के द्वारा, लेकिन हस्ताक्षर किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल जो है वह एक संवैधानिक पद है और राज्यपाल केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है। मतलब क्या, राज्यपाल की नियुक्ति जो है वह प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति महोदय के द्वारा एक वारंट जारी किया जाता है, जिस वारंट को राज्यपाल के शपथ ग्रहण के समय कैबिनेट सचिव पढ़कर राज्यपाल को सुनाते हैं। और राज्यपाल के लिए जो योग्यता है वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष आयु होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, और किसी भी सदन का वो सदस्य नहीं हो। यदि है तो जिस दिन वो शपथ ग्रहण लेंगे उस दिन से उनका वह पद क्या हो जाएगा, रिक्त माना जाएगा। राज्यपाल के पास राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित है। मतलब क्या, राज्यपाल जो है राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति कर सकता है, राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की व सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है। तो इन सभी बातों का चर्चा है, यह सब राज्यपाल के संबंध में है। तो आज हम लोग देखते हैं राज्यपाल की विधायी शक्ति के संबंध में जो कुछ बच गया था उसके संबंध में आज हम लोग सबसे पहले देखते हैं विधायी शक्ति। विधायी शक्ति के संबंध में यह था कि राज्यपाल जो है विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त कर सकते हैं। विधायी शक्ति में ही यह भी आएगा। अब यहाँ पर मन में एक प्रश्न आएगा आपके मन में कि प्रोटेम स्पीकर का मतलब क्या होता है। प्रोटेम स्पीकर का मतलब यह हुआ, जिस प्रकार से राज्य विधानसभा में विधानमंडल में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है, उसी प्रकार से केंद्र में लोकसभा में क्या किया जाता है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। प्रोटेम स्पीकर का मतलब यह हुआ कि जैसे ही नया चुनाव हुआ, जैसे मान लीजिए 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उस चुनाव जैसे ही चुनाव की तारीख की घोषणा होगी तो क्या किया जाएगा, विधानसभा को भंग कर दिया जाएगा। और जब विधानसभा भंग हो जाएगा मतलब क्या, मंत्रिपरिषद खत्म हो जाएगा, मतलब क्या कोई भी मेंबर तो सदस्य नहीं रहेंगे। तो जैसे ही नया विधानसभा का चुनाव हुआ, चुनाव होने के बाद सभी सदस्यों के चुनाव जीतने के बाद तब तक के लिए, जब तक कि नए विधानसभा अध्यक्ष, जिस प्रकार से जैसे नए लोकसभा अध्यक्ष जब तक अपना पद ग्रहण नहीं कर लेते हैं तब तक के लिए कार्य करवाने के लिए एक प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है, जो केंद्र में राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और राज्य में राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। वरिष्ठ प्रोटेम स्पीकर जो होता है वह क्या, तो वरिष्ठतम सदस्य को नियुक्त किया जा सकता है। प्रोटेम स्पीकर जैसा शब्द जो है यह भारतीय संविधान में कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, हमें यह भी याद रखना है। प्रोटेम स्पीकर का कार्य तब तक है जब तक नया विधानसभा का अध्यक्ष शपथ ना ग्रहण कर ले। मतलब क्या, जैसे ही विधानसभा के अध्यक्ष अपना शपथ ग्रहण करेंगे, प्रोटेम स्पीकर का कार्यकाल, प्रोटेम स्पीकर का जो काम है वह समाप्त हो जाएगा। तो विधायी शक्ति के अंतर्गत ही राज्यपाल महोदय प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं। अनुच्छेद 174 के तहत, आर्टिकल अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल, अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल जो है वह विधानमंडल के सत्र को बुला सकता है। मतलब क्या, राज्यपाल जो है विधानमंडल यहाँ पर कहने का मतलब यह है, आप लोग को याद होगा जब हम लोग राज्यपाल में जब पढ़ रहे थे तो हम बताए थे, विधानमंडल कहने के यहाँ मतलब यह है राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। तो राज्यपाल जो है अनुच्छेद 174 के अंतर्गत विधानमंडल के विधानमंडल के सभा को वह बुला सकता है, मतलब कि अधिवेशन को बुला सकता है, शत्रावसान कर सकता है और भंग कर सकता है। क्या विधानमंडल को भंग कर सकता है? जी नहीं, विधानमंडल को भंग करने का मतलब यह हुआ कि विधान परिषद को भी भंग कर सकता है, जबकि विधान परिषद को भंग नहीं किया सकता। मतलब यहाँ पर यह हुआ
कि अनुच्छेद 174 के अंतर्गत राज्यपाल महोदय विधानसभा के अधिवेशन को बुलाते हैं, कौमा सत्रावसान करते हैं और उन्हें भंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक शब्द आया सत्रावसान का मतलब क्या होता है? सत्रावसान, सत्रावसान मतलब क्या? सत्र की समाप्ति। जैसे हमारे पार्लियामेंट में, हमारे सदन में, हमारे संविधान में क्या लिखा हुआ है कि सत्र जो है वह होता है कितना? 3। एक होता है बजट सत्र, एक होता है मानसून सत्र और एक होता है शीतकालीन सत्र। ग्रीष्मकालीन सत्र नहीं होता है हमारे संविधान में, नहीं है कहीं पर भी इसका उल्लेख। 3 प्रकार का सत्र होता है, बजट सत्र, मानसून सत्र और कौन सा? तो शीतकालीन सत्र। सत्र कब से कब तक चलेगी? जैसे मान लीजिए फरवरी टू मई चल रहा है कौन सा? बजट सत्र। तो मई में जिस दिन अंतिम बैठक होगा उस दिन उस सत्र का क्या होगा? सत्रावसान कर दिया जाएगा। तो एक सत्र का सत्रावसान, सत्रावसान मतलब क्या? सत्र का अंत मतलब सत्रावसान। तो अनुच्छेद 174 के अंतर्गत राज्यपाल महोदय के पास यह अधिकार है। क्या अधिकार है? तो वह क्या कर सकते हैं? वह सत्रावसान कर सकते हैं, सत्रावसान कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं। किसे? तो VS को, मतलब क्या? विधानसभा को वो भंग कर सकते हैं, VP को नहीं। तो यहाँ पर याद रखेंगे 174 का संबंध किससे है? तो राज्यपाल विधानमंडल को, विधानसभा को के अधिवेशन में बुलाते हैं, भंग करते हैं और उनका सत्रावसान करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे अनुच्छेद 175 के अंतर्गत 74 के बाद 175 मतलब क्या? 175, आर्टिकल 175 के अंतर्गत राज्यपाल, अनुच्छेद 175 के अंतर्गत राज्यपाल विधानमंडल को संबोधित करते हैं। संबोधित करने का क्या मतलब है? यहाँ पर संबोधित करने का यह मतलब है, जैसे ही नया चुनाव हुआ, मान लीजिए 2020 में चुनाव होगा, चुनाव होने के तत्पश्चात नई सरकार आएगी, नई पार्टियां आएंगी, नए नए व्यक्ति आएंगे, नए नए MLA आएंगे उनमें चुनकर, तो उन सबको मिलाकर जो पहली बैठक होगी विधानसभा का, उसे आहूत करने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति महोदय, राज्यपाल महोदय के पास। और राज्यपाल महोदय चुनाव के तत्पश्चात जो पहली बैठक और वर्ष का जो पहला सत्र होता है उसे संबोधन करने का अधिकार राज्यपाल महोदय के पास है। जिस प्रकार से केंद्र में चुनाव, लोकसभा चुनाव होने के तत्पश्चात और वर्ष का पहला बैठक के पहले जो संबोधन किया जाएगा वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, उसी प्रकार से राज्य में राज्य विधानसभा चुनाव होने के तत्पश्चात पहली बैठक को राज्यपाल के द्वारा क्या किया जाएगा? तो राज्यपाल के द्वारा संबोधन किया जाएगा। यहाँ पर यह बोला गया है कि राज्यपाल महोदय के पास विधानमंडल को संदेश भेजने का भी अधिकार है। मतलब क्या? राज्यपाल महोदय के पास विधानमंडल को, विधानमंडल में क्या? दोनों सदन। तो भारत में कुछ एक ऐसे राज्य हैं जहाँ 2 सदनीय व्यवस्था है। हमारा प्यारा बिहार, यहाँ भी 2 सदनीय व्यवस्था है। जबकि 2 सदनीय व्यवस्था बिहार में रहने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिहार एक गरीब राज्य है और यहाँ पर विधान परिषद रहने का मतलब है कि जो एक अत्यधिक मात्रा में रुपयों का हानि होना, मतलब खर्च होना, क्योंकि जितने भी MLC हैं उनका वेतन, उनका बहुत सारा भत्ता, पेंशन, बहुत सारी चीज़ उन्हें मिलता है। तो यह जो है एक तरह से फिजूल कार्य है कहा जा सकता है। ऐसा नहीं कि यह जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं, जो भी डेवलप है आप देखिए तो अधिकांश राज्य इसको फॉलो, 2 सदनीय व्यवस्था को फॉलो नहीं करती है, वो अपने यहाँ से विधानसभा को ही रखी, जबकि बिहार में 2 सदनीय व्यवस्था है। तो अनुच्छेद 175 यह कह रहा है कि राज्यपाल विधानमंडल को संबोधित करेंगे तथा राज्यपाल विधानमंडल को संदेश भेज सकते हैं। आर्टिकल 176 अनुच्छेद 176 क्या कह रहा है? सेम वही बात है वहां पर भी। 176 अनुच्छेद हम लिखेंगे, अनुच्छेद 176 के तहत राज्यपाल महोदय, जो हम तो बताए थे आपको, चुनाव के तत्पश्चात और वर्ष के पहले बैठक को संबोधित करने, सत्र को आहूत करने का अधिकार किसके पास है? तो राज्यपाल महोदय के पास है। किस आर्टिकल? आर्टिकल 176 के तहत। नेक्स्ट हम समझेंगे, जिस प्रकार से केंद्र में, मतलब क्या, केंद्र सरकार में राष्ट्रपति के पास दोनों सदन को, मतलब संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, जिस प्रकार संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का अधिकार, संयुक्त अधिवेशन
बुलाने का अधिकार जिस प्रकार से केंद्र में राष्ट्रपति महोदय के पास है, ऐसा कोई भी अधिकार राज्यपाल महोदय के पास नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि राज्य में जो है, हमने भी तुरंत कहा आप लोगों से कि भारत के कुछ एक राज्य हैं जहाँ द्विसदनीय व्यवस्था है। भारत के प्रत्येक राज्य में तो द्विसदनीय व्यवस्था है नहीं। इस कारण से राज्यों में संयुक्त अधिवेशन का संविधान में कहीं पर भी कोई भी प्रावधान नहीं दिया गया है। इस बात को हम लोग याद रखेंगे। अनुच्छेद 151 आर्टिकल 191, अनुच्छेद 151 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 151 में यह कहा गया है, अनुच्छेद 151 में जो राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में, अयोग्यता मतलब क्या, निर्योग्यता के संबंध में अनुच्छेद 151 हमें बतलाती है कि जो राज्यपाल के द्वारा सदस्यों को जो निर्योग मतलब क्या अयोग्य घोषित किया जाता है, ऐसा कौन कौन सा संविधान प्रावधान दिया गया है जिसके तहत राज्यपाल महोदय सदस्यों को अयोग्य घोषित कर सकते हैं। तो पहला होगा दिवालिया हो जाने पर। पहला क्या है संविधान में दिया हुआ? तो दिवालिया हो जाने पर। दूसरा क्या है? लाभ का पद ग्रहण करने पर, लाभ का पद पर होने पर। तीसरा एक तरह से बोलिए पागल हो जाने पर, पागल हो जाने पर मतलब क्या, मानसिक रूप से विकृत चित्त का हो जाना। तो ये सब जो कंडीशन है, क्या, दिवालिया हो जाने पर, लाभ के पद पर होने पर, और मानसिक जो उनका क्षमता है, मानसिक जो उनका तौर तरीका है वह विकृत चित्त रूप का हो जाना। तो इस आधार पर राज्यपाल के पास यह अधिकार है, मतलब क्या, यह निर्योग्यता अनुच्छेद 151 में लिखा हुआ है। लेकिन इस आधार पर अनुच्छेद 192 के अंतर्गत राज्यपाल मतलब आर और चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन, राज्यपाल इलेक्शन कमीशन के साथ विचार विमर्श करके सदस्यों को अयोग्य घोषित ठहरा सकता है। तो अब मन में आएगा कि वह जो इलेक्शन कमीशन है, क्या वह इलेक्शन कमीशन राज्य चुनाव आयोग या केंद्र चुनाव आयोग? तो भारत का चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन मतलब कि राज्यपाल। अनुच्छेद 151 में यह बतलाया गया है कि विधानमंडल की सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में, कहाँ बतलाया गया है? तो विधानमंडल की सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में अनुच्छेद 151 में कहा गया है कि इन आधारों पर अयोग्य हो सकता है। लेकिन इनको हटाने के लिए आर्टिकल 192 के तहत यह कहा गया है कि राज्यपाल महोदय भारत के चुनाव आयोग के साथ विचार विमर्श करके सदस्यों को अयोग्य घोषित ठहरा सकता है या अयोग्य कर सकता है। तो अनुच्छेद 192 में क्या है? तो अनुच्छेद 192 में है कि राज्यपाल महोदय इस संदर्भ में भारत के चुनाव आयोग के साथ परामर्श करके या विचार विमर्श के आधार पर राज्यपाल निर्णय लेगा। दूसरा बात क्या है? दल बदल के संदर्भ में, दल बदल के संबंध में आप लोग जानते होइएगा 52वां संविधान संशोधन 1985 में, और यह अनुसूची जब पूछे आपसे तो अनुसूची 10 में दल बदल का प्रावधान किया गया है। तो दल बदल के संदर्भ में राज्यपाल के पास कोई भी अधिकार नहीं है। तो दल बदल का उल्लेख संविधान में कहाँ किया गया है? तो दल बदल का उल्लेख संविधान में अनुसूची 10 में किया गया, ना कि अनुच्छेद में। अनुसूची 10 में किया गया है। किस संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया है? तो 52वां संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया है। और 52वां संविधान संशोधन कब किया गया? तो 1985 मतलब 1985 में दल बदल लाया गया। तो हम लोग लिखेंगे क्या कि दल बदल के संदर्भ में राज्यपाल के पास कोई भी अधिकार नहीं है, कोई भी अधिकार नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 333 आर्टिकल 333। अनुच्छेद 333 यह कहता है कि यदि राज्य विधानसभा में अनुसूचित
या अनुच्छेद 333 यह कहता है कि राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीयों का यदि उचित प्रतिनिधित्व नहीं हो। आंग्ल भारतीय, आप लोग को याद होगा लोकसभा में भी हम लोग पढ़े हैं कि जो राष्ट्रपति के द्वारा 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत किया जाता है या मनोनयन किया जाता है, और वह व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है लेकिन महाभियोग में भाग ले सकता है, और एंग्लो इंडियन जो है वो मंत्री भी बन सकता है। ऐसा नहीं कि मंत्री वह नहीं बन सकता है। तो उसी प्रकार से स्टेट में दिया गया है अनुच्छेद 333 के तहत कि यदि राज्य विधानसभा में, मतलब विधानमंडल में, राज्य विधानमंडल में यदि आंग्ल भारतीयों का या आंग्ल भारतीय का उचित प्रतिनिधित्व नहीं हो तो राज्यपाल के द्वारा एक, राष्ट्रपति वहां पर 2 करेंगे लोकसभा में, यहाँ राज्यपाल 1 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत कर सकता है या मनोनीत कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 333 में क्या कहा गया है, तो हम लिखेंगे अनुच्छेद 333 के तहत विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय निर्वाचित, एक आंग्ल भारतीय या एक भी आंग्ल भारतीय का निर्वाचन नहीं होने पर या विधानमंडल में या विधानसभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं होने पर राज्यपाल के द्वारा एक एंग्लो इंडियन आंग्ल भारतीय को मनोनीत किया जाएगा या मनोनीत किया जा सकता है। तो यह बात कौन बोलता है, अनुच्छेद 333 यह बात, इस बात की जानकारी हमें देती है। नेक्स्ट हम देखेंगे अनुच्छेद 171। अनुच्छेद 171 में यह बोला गया है, अनुच्छेद 171 में यह बोला गया है कि जो राज्यपाल महोदय जो है, आर्टिकल 171 में राज्यपाल महोदय वीपी का मतलब क्या हुआ, तो वीपी का मतलब हुआ विधान परिषद। अनुच्छेद 171 के तहत राज्यपाल महोदय विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का 1/6 सदस्य मनोनीत करेंगे। वीपी मतलब क्या, विधान परिषद, जिसको हम लोग संवैधानिक भाषा में बोलेंगे तो हम लोग बोलेंगे लेजिस्लेचर काउंसिल, और असेंबली का मतलब लेजिस्लेचर असेंबली। इसी कारण से जो विधान परिषद के मेंबर होते हैं उन्हें बोलाता है एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर काउंसिल, जबकि जो विधानसभा मेंबर होते हैं उन्हें बोलाता है एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली। और जो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं, मतलब क्या लोकसभा या राज्यसभा के, उन्हें बोलाता है एमपी, मतलब क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो यह भी हम याद रखेंगे, विधानसभा मतलब एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली, विधान परिषद एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर काउंसिल, एमपीज लोकसभा और राज्यसभा जो मेंबर होते हैं उसे एमपी बोला जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो कुल सदस्य संख्या का 1/6, कुल सदस्य संख्या का 1/6 सदस्य संख्या राज्यपाल के द्वारा विधान परिषद में नियुक्त किया जाएगा। तो विधान परिषद में मान लीजिए कुल कैसे इनके सदस्यों की नियुक्ति होती है, यह चीज यहाँ देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे इसका चर्चा है तो मेरे विचार से इसके संबंध में पूरा देख लीजिए। विधान परिषद जो है यह राज्य का उच्च सदन है, विधान परिषद जो है यह राज्य का उच्च सदन है, और विधान परिषद के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वह कुछ इस प्रकार से होता है। 1/3 जो है वह नगर पालिका या जिला बोर्ड नगर निगम के सदस्यों के द्वारा क्या, कुल सदस्य संख्या का 1/3, पहली बात। दूसरी, 1/3 सदस्यों का जो निर्वाचन है वह विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। तीसरा, 1/12 3 वर्ष से अधिक माध्यमिक स्कूल, कम से कम माध्यमिक स्कूल के जो शिक्षक महोदय हैं उनके द्वारा 1/12 सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। नंबर 4, 1/12 सदस्यों का निर्वाचन जो ग्रेजुएट हैं,
मतलब क्या, स्नातक पास जो 3 वर्ष पूर्व किए हैं। मतलब क्या, 1/3 सदस्य का निर्वाचन नगर पालिका या जिला बोर्ड के द्वारा किया जाता है। 1/3 सदस्य का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। 1/12 सदस्यों का चुनाव कम से कम 3 वर्ष से अधिक किसी भी माध्यमिक स्कूल जो है वह भी माध्यमिक स्तर का होना चाहिए, माध्यमिक स्कूल के शिक्षक के द्वारा किया जाता है। और 1/12 स्नातक पास व्यक्तियों के द्वारा, छात्र एवं छात्राओं द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कुल मिलाकर कुल सदस्य संख्या का 5/6 सदस्यों का जो निर्वाचन है विधान परिषद में, 5/6 सदस्यों का जो निर्वाचन है विधान परिषद में वह इस प्रकार से किया जाता है। और रेस्ट 1/6 सदस्यों का जो मनोनयन है विधान परिषद में वह राज्यपाल महोदय के द्वारा, गवर्नर महोदय के द्वारा विधान परिषद में किया जाता है। तो इसका प्रावधान भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 171 में दिया गया है। तो हम लोग इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात हमें यह भी याद रखना है कि राज्यपाल के बिना हस्ताक्षर कोई भी विधेयक अधिनियम नहीं बनेगा। मतलब क्या, कोई भी जो कानून है तो राज्यपाल महोदय के द्वारा अनुच्छेद 171 के तहत विधान परिषद की कुल संख्या का 1/6 सदस्य क्या जाता है? मनोनीत किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि वह किस क्षेत्र से होगा वह सदस्य। तो वह जो सदस्य है वह इन क्षेत्रों से होगा। किन क्षेत्रों से होगा? तो हम लोग याद रखेंगे साहित्य, कला, विज्ञान और सहकारिता आंदोलन या सहकारी आंदोलन या समाज सेवी। तो इस क्षेत्र से, मतलब इन क्षेत्रों से राज्यपाल के द्वारा आर्टिकल 171 के तहत विधान परिषद में सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट, अब आप लोग लिखेंगे राज्यपाल की वित्तीय शक्ति। राज्यपाल का वित्तीय शक्ति मतलब क्या? फिनेंशियल पावर। तो राज्यपाल का वित्तीय शक्ति जो है उसके संबंध में यह बोला गया है, राज्यपाल का वित्तीय शक्ति हम लोग लिखेंगे राज्यपाल महोदय का जो वित्तीय शक्ति है इस संबंध में अनुच्छेद 199 है कि कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 199 के अंतर्गत धन विधेयक के संबंध में बोला गया है। अनुच्छेद 199 के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। और धन विधेयक को जो परिभाषित किया गया है उसमें यह बोला गया है कि धन विधेयक को राज्यपाल के द्वारा विधानमंडल के, मतलब विधानसभा के पटल पर रखवाया जाएगा। मतलब क्या, मनी बिल जो है, मतलब क्या, बजट जो है वह राज्यपाल के पूर्व स्वीकृति, पूर्व अनुमति से विधानमंडल में, मतलब क्या, विधानसभा में रखा जाएगा। जिस प्रकार से केंद्र में बजट जो है वह राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से, मतलब क्या, अनुमति लेकर, मतलब क्या, बिना उनके अनुमति से धन विधेयक बजट जो है वह राज्य में राज्यपाल की बिना अनुमति के और केंद्र में राष्ट्रपति के बिना अनुमति के सदन के पटल पर नहीं रखा जा सकता है। इस बात का चर्चा किया गया अनुच्छेद 199। आर्टिकल 199 में यह बोला गया है कि धन विधेयक जो है उसे राज्यपाल की स्वीकृति से ही, धन विधेयक जो है उसे राज्यपाल के स्वीकृति से ही विधानसभा में या विधानमंडल के पटल पर रखा जा सकता है, नहीं रखा जाता है। जा सकता है का मतलब यह हो गया कि जो रखा जा भी सकता है और नहीं भी रखा जा सकता है, लेकिन जाता है मतलब कन्फर्म है कि जो बिना उनकी अनुमति का जो है मनी बिल जो है वह कहाँ पर, सदन के सत्र में, सदन के पटल पर नहीं रखा जा सकता है। इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 267 के संबंध में। अनुच्छेद 267 के संबंध में, अनुच्छेद 267 यह बोलता है आकस्मिकता निधि। मतलब क्या,
यह एक ऐसा फंड है, इस फंड से खर्च करने के लिए, इस फंड से पैसा लेने के लिए राज्यपाल की अनुमति होना जरूरी है। जैसे केंद्र में आकस्मिकता निधि से फंड निकालने के लिए, पैसा व्यय करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है, उसी प्रकार से राज्य में आकस्मिकता निधि से जो पैसा खर्च किया जाएगा उसमें राज्यपाल की अनुमति, आकस्मिकता निधि से व्यय, आकस्मिकता निधि से व्यय राज्यपाल की अनुमति, मतलब क्या, आकस्मिकता निधि से जो व्यय है यह राज्यपाल की अनुमति से ही, मतलब स्वीकृति के पश्चात ही धन इसमें खर्च किया जा सकता है। फिर है अनुच्छेद 243 आई, आर्टिकल 243 आई और आर्टिकल 243 वाई। यहाँ समझे आप लोग, आकस्मिकता निधि, आकस्मिकता निधि का मतलब यह वैसा फंड जिस फंड में पैसा रखा गया हो आकस्मिक आपदा से निपटने के लिए, आकस्मिक विपदाओं से निपटने के लिए, उस प्रकार के फंड को आकस्मिकता निधि कहते हैं, जिसका चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 में किया गया है। जबकि अनुच्छेद 266 में क्या किया गया है, तो अनुच्छेद 266 में संचित निधि का चर्चा किया गया है। संचित निधि का मतलब यह है राष्ट्रपति, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेज, राज्यपाल और राज्य के हाई कोर्ट के जजेज, महाधिवक्ता, चुनाव आयोग, लोक सेवा आयोग, इन सबों का जो वेतन होता है, पार्लियामेंट्री मेंबर, वह सब वेतन कहाँ दिया जाता है, तो वह सब वेतन दिया था कहाँ से, तो संचित निधि से। संचित निधि का जो चर्चा है वह अनुच्छेद 266 में किया गया है, 266 में। जबकि आकस्मिकता निधि का जो चर्चा है वह अनुच्छेद 267 में किया गया है। तो अब हम लोग लिखेंगे अनुच्छेद 267 के तहत, अनुच्छेद 267 के तहत राज्यपाल, अनुच्छेद 267 के तहत राज्यपाल के पास आकस्मिकता निधि, राज्यपाल के पास आकस्मिकता निधि होती है, आकस्मिकता निधि होती है। इस निधि से राज्यपाल की स्वीकृति के पश्चात ही, इस निधि से राज्यपाल की स्वीकृति के पश्चात ही व्यय या खर्च किया जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं इसके आगे। तो हम लोग वित्तीय शक्ति में देख रहे हैं कि अनुच्छेद 199 का तथ्य यह बोल रहा है कि धन विधेयक जो है वह राज्यपाल की पूर्व अनुमति पर ही रखा जाएगा। और अभी हम देखते हैं अनुच्छेद 243 आई, 243 आई, 243 वाई, इसके तहत यह बोला गया है राज्यपाल महोदय प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग किसका गठन करेगा, तो राज्य वित्त आयोग। अनुच्छेद 243 आई, 243 वाई के तहत यह बोला गया है कि राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं, राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं। और अनुच्छेद 243 आई, अनुच्छेद 243 आई, अनुच्छेद 243 आई, अनुच्छेद 243 वाई में यह बोला गया है कि राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्तीय आयोग का, राज्य वित्त आयोग का गठन करेंगे। और इस वित्त आयोग का जो गठन करेंगे, जो राज्य के जो नगर पालिका है, नगर पंचायत है, नगर निगम है, उन्हें इस राज्य वित्त आयोग से अनुदान लेने का हक प्राप्त है। अल्पसंख्यक जो संगठन है, जैसे मदरसा हुआ या जर्नलिज्म के लिए जो संगठन है, उन्हें भी राज्य वित्त आयोग से अनुदान सहायता प्राप्त करने का अधिकार है, तो प्रत्येक 5 वर्ष पर। और अनुच्छेद 243 आई में एक बात और लिखा हुआ है कि जो इस मतलब क्या, जो राज्य वित्त आयोग का जो गठन किया जाएगा राज्यपाल के द्वारा, यदि राज्यपाल इस राज्य वित्त आयोग को वित्त के अलावा, मतलब क्या, वित्त से संबंधित कार्य के अलावा यदि कोई अन्य कार्य भी सौंपता है तो राज्य वित्त आयोग को वह कार्य भी करना पड़ेगा। फिर से वह बोल देते हैं, अनुच्छेद 243 आई में यह भी बोला गया है
कि राज्य वित्त आयोग को राज्य वित्त से संबंधित कार्य के अलावा यदि राज्यपाल के द्वारा कोई अन्य कार्य भी दिया जाता है तो राज्य वित्त आयोग को वह कार्य करना पड़ेगा। अनुच्छेद 243 आई में इस बात का प्रावधान किया गया है। तो राज्यपाल का जो वित्तीय शक्ति है उसे एक बार देख लीजिए आप लोग। तो सबसे पहले हम बोले थे अनुच्छेद 199 के तहत धन विधेयक के संदर्भ में यह बात बतलाया गया है कि राज्यपाल महोदय की पूर्व अनुमति से ही राज्य विधानमंडल में धन विधेयक रखा जाएगा। दूसरी बात यह बोला गया क्या, तो आर्टिकल 243 आई 243 वाई के तहत प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्यपाल के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। 243 आई के तहत यह बोला गया था, क्या बोला गया था, तो यह बोला गया कि राज्यपाल राज्य वित्त आयोग को वित्त के अलावा और यदि कोई अन्य कार्य सौंपते हैं तो वह भी करना पड़ेगा। अनुच्छेद 267 में यह बतलाया गया था कि आकस्मिकता निधि जो राज्यपाल के पास है, राज्यपाल की स्वीकृति से ही उस निधि से, उस फंड से रुपया खर्च किया जा सकता है या व्यय किया जा सकता है। तो यह हम देखें राज्यपाल की वित्तीय शक्ति। अब हम देखेंगे राज्यपाल की न्यायिक शक्ति के संबंध में। अब हम देखेंगे राज्यपाल की न्यायिक शक्ति के संदर्भ में। तो सबसे पहले हम देखते हैं न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति, न्यायिक शक्ति सबसे पहले लिखेंगे हम लोग न्यायिक शक्ति। तो न्यायिक शक्ति के संबंध पहले सुन लीजिए। राज्यपाल के द्वारा हाई कोर्ट के जजेज की नियुक्ति की जाती है, मतलब क्या शपथ दिलवाई जाती है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर यह है कि यदि राज्यपाल उपस्थित हैं, मतलब कि राज्यपाल हैं, तो राज्यपाल द्वारा या राज्यपाल के द्वारा प्राधिकृत मतलब क्या अधिकृत व्यक्ति के द्वारा हाई कोर्ट के जजेज की नियुक्ति, मतलब हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उन्हें शपथ दिलाया जाता है। ठीक है। दूसरी बात, राज्यपाल के द्वारा ही राज्य लोक सेवा आयोग और राज्य न्यायिक सेवा आयोग से विचार विमर्श परामर्श करके क्या किया जाता है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में भी दिया गया है। न्यायिक शक्ति के अंतर्गत ही राज्यपाल महोदय को राज्यद्रोह मतलब क्या राज्य से संबंधित राज्य के द्वारा जो कानून बनाया गया उस कानून के उल्लंघन करने के कारण जिस व्यक्ति को सजा हुई है उस व्यक्ति के सजा को लघुकरण, विलंबन, पराकरण मतलब क्या कम करने का भी अधिकार राज्यपाल के पास है। दूसरी बात, राज्यपाल महोदय के पास मृत्यु दंड से संबंधित प्रावधान मतलब जैसे राष्ट्रपति को मृत्यु दंड माफ करने का भी अधिकार है। राष्ट्रपति महोदय को मार्शल लॉ के तहत जो मतलब क्या सजा मिली है उसे भी माफ करने का अधिकार है, जबकि राज्यपाल महोदय के पास मार्शल लॉ से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है। दूसरी बात, मृत्यु दंड से संबंधित जो प्रावधान है राष्ट्रपति उसे सीधा माफ कर सकता है, जबकि राज्यपाल महोदय उस मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता है। राज्यपाल महोदय जो है उस मृत्यु दंड को स्थगित करवा सकते हैं, मतलब कि स्थगित कर सकते हैं, लेकिन मृत्यु दंड को क्या कर सकते, समाप्त नहीं कर सकते हैं। तो यह है क्या राज्यपाल का न्यायिक शक्ति। तो अब हम लोग लिखेंगे पहला अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन सा अनुच्छेद, तो आर्टिकल 217 अनुच्छेद 217 के तहत हाईकोर्ट के न्यायाधीश या न्यायाधीशों की नियुक्ति, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राज्यपाल से भी विचार विमर्श किया जाएगा। आर्टिकल 217 यह बोलता है कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश की जो नियुक्ति की जाएगी उस नियुक्ति के संदर्भ में राज्यपाल से भी विचार विमर्श करना चाहिए, राज्यपाल से भी विचार विमर्श करना चाहिए। अनुच्छेद 219
अनुच्छेद 219 यह बोलता है कि राज्यपाल के द्वारा जजेज, राज्यपाल के द्वारा हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीशों, राज्यपाल के द्वारा हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीशों को शपथ दिलाई जाती है। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, राज्यपाल के द्वारा सभी न्यायाधीशों का शपथ दिलाई जाती है। यहाँ पर ऐसे भी बोल सकते हैं, राज्यपाल या राज्यपाल के द्वारा अधिकृत व्यक्ति के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलवाई जाती है, तो यह और बेहतर रहेगा। नंबर 3 देख लिखेंगे हम लोग, अनुच्छेद 233 के अंतर्गत, अनुच्छेद 233 के अंतर्गत राज्यपाल महोदय, अनुच्छेद 233 के अंतर्गत राज्यपाल महोदय हाई कोर्ट, अनुच्छेद 233 के अंतर्गत राज्यपाल महोदय हाई कोर्ट से, मतलब क्या, हाई कोर्ट से विचार विमर्श कर, हाई कोर्ट से विचार विमर्श कर जिला न्यायाधीशों की, हाई कोर्ट से विचार विमर्श कर, अनुच्छेद 233 के तहत यह बोला गया है कि राज्यपाल महोदय हाई कोर्ट से विचार विमर्श करके जिला न्यायाधीशों की या जिला न्यायाधीशों को नियुक्त करते हैं। किस अनुच्छेद तहत? अनुच्छेद 233 के तहत इस बात का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 234 यह बोला गया है कि राज्यपाल महोदय राज्य लोक सेवा आयोग तथा राज्य न्यायिक सेवा आयोग, राज्य न्यायिक सेवा आयोग, राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग और राज्य न्यायिक सेवा आयोग के साथ विचार विमर्श करके अन्य न्यायिक अधिकारियों को नियुक्त करते हैं, अन्य न्यायिक अधिकारियों को नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल महोदय को क्षमादान देने का शक्ति है। तो एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। अनुच्छेद 17 के तहत हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में राज्यपाल से विचार विमर्श करना चाहिए। अनुच्छेद 161 यह बोल रहा है कि राज्यपाल महोदय को क्षमादान की शक्तियां प्राप्त हैं। इसके तहत वे किसी भी व्यक्ति को सजा को माफ कर सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो जिस प्रकार राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति है 72 आर्टिकल के तहत, यह आर्टिकल 161 है, तो राज्यपाल के पास भी क्षमादान की शक्ति का प्रावधान रखा गया है। राज्यपाल के संदर्भ में अनुच्छेद 161 हम लोग याद रखेंगे, राज्यपाल को भी क्षमादान देने का शक्ति है। क्षमादान, तो राज्यपाल महोदय को क्षमादान में क्या है, तो जिस व्यक्ति को सजा मिल चुकी है उसके सजा को माफ़ कर सकते हैं, उसकी सजा को कम कर सकते हैं, उसकी सजा को क्या कर सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यह याद रखेंगे, राज्य के द्वारा बनाए गए कानूनों का उल्लंघन करने के तहत जो सजा दिया जाएगा उसी के संदर्भ में, जबकि राष्ट्रपति महोदय मार्शल लॉ के संदर्भ में भी सजा याफ्ता सजा माफ कर सकते हैं। तो राज्यपाल को यहाँ पर थोड़ा कम पावर है। दूसरी बात, राष्ट्रपति महोदय मृत्युदंड को भी माफ कर सकते हैं। यह मृत्युदंड को माफ तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह मृत्युदंड को स्थगित करवा सकते हैं। तो यह हम लोग याद रखेंगे। अब देखते हैं राज्यपाल के पास कुछ विशेष अधिकार। अनुच्छेद 163 के अंतर्गत राज्यपाल की स्वविवेक शक्ति का प्रावधान किया गया है। कौन सा शक्ति? तो स्वविवेक शक्ति। स्वविवेक शक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल के संदर्भ में किया गया है। इसके तहत यह बोला गया है कि राज्यपाल को राष्ट्रपति से थोड़ा अधिक शक्ति है, मतलब कि यहाँ पर राज्यपाल अपना स्वविवेक शक्ति का भी राज्यपाल प्रयोग कर सकता है। तो उस संदर्भ में आप लोग को याद होगा, पहले 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटा दिया गया जम्मू कश्मीर से। नहीं तो वहाँ पर यह प्रावधान था अनुच्छेद 370 के तहत कि वहाँ सबसे पहले राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा,
वहाँ सबसे पहले 6 महीना के लिए राज्यपाल शासन गया। तो यह भी राज्यपाल की स्वविवेक शक्ति हुई। किस अनुच्छेद में था? तो 370 के तहत। लेकिन 5 अगस्त 2019 को यह पास हुआ और यह पूर्ण रूप से खत्म कब हुआ? 370 जम्मू कश्मीर से। तो 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर क्यों दिन रखा गया? क्योंकि सरदार पटेल बाबू का वहाँ पर क्या था? जन्मदिन होता है 31 अक्टूबर को। इस कारण से 31 अक्टूबर 2019 से अनुच्छेद 370 वाला फंडा तो खत्म ही हो गया। तो जम्मू कश्मीर का मुद्दा समाप्त हो गया। अब क्या है? तो अब है अनुच्छेद 371। अनुच्छेद 371 में यह बोला गया है महाराष्ट्र के विदर्भ व मराठवाड़ा, महाराष्ट्र के विदर्भ व मराठवाड़ा और गुजरात का कच्छ और सौराष्ट्र। अनुच्छेद 371 के तहत यह बोला गया कि महाराष्ट्र के विदर्भ व मराठवाड़ा और गुजरात का कच्छ व सौराष्ट्र के लिए राज्यपाल के पास एक विशेष पावर है। यहाँ के लिए वह एक विशेष अधिनियम, यहाँ के लिए राज्यपाल द्वारा एक विशेष कानून बनाया जा सकता है। महाराष्ट्र के संदर्भ में आप लोग पता ही होगा 1 मई 1960 ईस्वी को महाराष्ट्र, गुजरात, मुंबई और महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का स्थापना हुआ। महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी जी। महाराष्ट्र जो है 2011 की जनगणना के अनुकूल भारत में जो है यह दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्या है? राज्य है। दोनों क्या तटीय प्रदेश है। कौन? गुजरात और महाराष्ट्र। भारत में सबसे लंबा तट वाला राज्य कौन सा है? तो वह कौन सा राज्य है? तो वह है गुजरात। हमें यह भी याद रखना है। तो अनुच्छेद 371 से महाराष्ट्र के विदर्भ व मराठवाड़ा और गुजरात का कच्छ और सौराष्ट्र के लिए राज्यपाल के पास विशेष प्रावधान दिया गया है। दूसरी बात, अनुच्छेद 371 ए के तहत यह दिया गया है कि नागालैंड के संदर्भ में, अनुच्छेद 371 ए, अनुच्छेद 371 ए यह बोलता है कि नागालैंड के संदर्भ में प्रावधान मतलब क्या? अभी हाल ही में इसी 2020 में 2-4 दिन पहले अरुणाचल प्रदेश को भी अनुच्छेद 371 ए में रखने के लिए पुरजोर बात चल रही है। जबकि 371 ए जो है यह अनुसूची 6 का विषय है, जबकि अरुणाचल प्रदेश जो है वो अभी अनुसूची 5 में है। तो अभी मांग चल रही है अरुणाचल प्रदेश के द्वारा कि हमें भी अनुच्छेद 371 ए के तहत रखा जाए। अनुच्छेद 371 ए के तहत रखने के बाद क्या होगा? वहाँ का जो प्राकृतिक जो संसाधन है उस संसाधन पर पूर्ण रूप से अधिकार वहाँ के व्यक्तियों का हो जाएगा। वैसे अभी क्या वहाँ का जो संसाधन है उसके संरक्षक का सिर्फ अधिकार है वहाँ के व्यक्तियों को। लेकिन जैसे ही 371 ए मिल जाएगा तो वहाँ के व्यक्तियों को पूर्ण रूप से पूर्ण आधिपत्य हो जाएगा वहाँ के नागालैंड व्यक्तियों को। तो नागालैंड से संबंधित आप लोग देख लीजिए, नागालैंड राज्य का जब भी आपसे स्थापना पूछे तो नागालैंड राज्य का स्थापना 1963 में हुआ था और नागालैंड के राज्यपाल हैं RN रवि। नागालैंड के राज्यपाल कौन है? तो नागालैंड के राज्यपाल हैं RN रवि। नागालैंड राज्य की स्थापना कब हुई? तो 1963 नागालैंड राज्य की स्थापना हुई। रंगा पहाड़ वन्यजीव अभ्यारण्य, रंगा पहाड़ वन्यजीव अभ्यारण्य, फकीम वन्यजीव अभ्यारण्य, इंटापा वन्यजीव अभ्यारण्य और सिंगफन वन्यजीव अभ्यारण्य, यह सब कहाँ है? तो यह सब है नागालैंड में। तो अनुच्छेद 371 ए नागालैंड के संबंध प्रावधान करता है, राज्यपाल को विशेष प्रावधान देता है। नागालैंड राज्य की स्थापना 1963 में हुई थी। नागालैंड के राज्यपाल कौन है वर्तमान? तो RN रवि और नेफ्यू रियो इसके मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ पर रंगा पहाड़ वन्यजीव अभ्यारण्य, फकीम सबसे मोस्ट है, फकीम और सिंगफन, यह दोनों वन्यजीव अभ्यारण्य परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। यह दोनों वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो यह दोनों वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? नागालैंड में है। इसके बाद देखिए 371 भी जो असम के संबंध में प्रावधान करता है। अनुच्छेद 371 बी असम, अनुच्छेद 371 बी यह असम के संबंध में बताता है।
371 बी के तहत असम के संबंध में राज्यपाल के प्रावधान को बताता है। असम की राजधानी दिसपुर है और असम जो है, असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल जी और असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। और मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है यह असम में ही स्थित है, हमें यह याद रखना है। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो असम में। तो अनुच्छेद 371 भी किसके संदर्भ में? तो अनुच्छेद 371 भी असम के संदर्भ में चर्चा करता है। अनुच्छेद 371 सी जो है, 371 सी यह मणिपुर के संबंध में। अनुच्छेद 371 सी यह किसके संदर्भ में? यह मणिपुर के संबंध में। अनुच्छेद 371 डी, अनुच्छेद 371 डी जो है यह आंध्र प्रदेश के संबंध में चर्चा करता है। आंध्र प्रदेश, अनुच्छेद 371 डी जो है यह आंध्र प्रदेश के संबंध में राज्यपाल को विशेष प्रावधान देता है। कौन सा? अनुच्छेद 371 डी। अनुच्छेद 371 ई जो है यह आंध्र प्रदेश में, अनुच्छेद 371 ई, 371 ई यह आंध्र प्रदेश में, एपी में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रावधान करता है आंध्र प्रदेश। और अनुच्छेद 371 एफ यह जो है यह सिक्किम से संबंधित है। अनुच्छेद 371 एफ यह किससे संबंधित है? यह सिक्किम से संबंधित है। और सिक्किम के राज्यपाल कौन है? सिक्किम के राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद जी। एक बार फिर से देख लीजिए, अनुच्छेद 371 जो है वह महाराष्ट्र और गुजरात राज्य से संबंधित है। अनुच्छेद 371 ए जो है वह नागालैंड संबंधित है। अनुच्छेद 371 बी जो है यह असम से संबंधित है। अनुच्छेद 371 सी यह मणिपुर संबंधित है। अनुच्छेद 371 डी यह आंध्र प्रदेश संबंधित है। अनुच्छेद 371 ई यह आंध्र प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना संबंधित है। अनुच्छेद 371 एफ यह सिक्किम राज्य से, और सिक्किम राज्य के राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद। 36वां संविधान संशोधन के तहत, किस संशोधन के तहत? तो 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत यह अनुच्छेद संविधान में जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन के तहत 371 एफ जोड़ा गया? अनुच्छेद 371 एफ 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत यह जोड़ा गया। सिक्किम जो है पूरा वर्ल्ड में पहला ऐसा राज्य है ऑर्गेनिक खेती करने वाला सिक्किम। 2011 की जनगणना के अनुकूल भारत में सबसे कम जनसंख्या कहाँ का है? सिक्किम का है। लगभग 6,10,000 मात्र यहाँ की जनसंख्या, कहाँ की? सिक्किम की। दूसरी बात अब हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 371 जी जो है, एफ तक तो हो गया। अनुच्छेद 371 जी यह किससे है? तो यह है मिजोरम से। वहाँ था मणिपुर और यहाँ है मिजोरम। तो अनुच्छेद 371 जी का संबंध मिजोरम राज्य से है। और इसे जो है 53वां संविधान संशोधन, कौन सा संशोधन? 53वां संविधान संशोधन 371 जी को कब जोड़ा गया? तो 53 अमेंडमेंट के तहत। 53 अमेंडमेंट कब हुआ? तो 53 अमेंडमेंट हुआ 1985 में। 53वां संविधान संशोधन 1985 के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 में जी जोड़ा गया। और जी का मतलब क्या? मिजोरम। 371 जी जो है यह मिजोरम के संबंध में विशेष प्रावधान करता है। यह मिजो संस्कृति के बारे में बतलाता है। क्या तो कोई भी ऐसा पार्लियामेंट के द्वारा कोई भी ऐसा कानून यदि बनाया गया जिससे मिजो संस्कृति और नागालैंड के जनजातियों पर कोई प्रभाव पड़े, तो वहाँ के विधानमंडल मतलब वहाँ के विधानसभा से जब तक पारित न कर दिया जाए तब तक संसद द्वारा बनाया गया कानून उन जनजातियों के संस्कृति, धरोहर, परंपरा पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। कहने का मतलब यह हुआ 371 ए जो था नागालैंड के संबंध में, वहाँ पर भी यही प्रावधान है कि पार्लियामेंट द्वारा जो कदम उठाया जाए यदि नागालैंड की जनजातियों के संदर्भ में, तो वह कानून डायरेक्ट वहाँ लागू नहीं होगा जब तक वहाँ के विधानसभा के द्वारा वह कानून पारित न कर दिया जाए। अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपाल महोदय को विशेष अधिकार दिया गया है। कुछ जैसे विशेष अधिकार का मतलब यह हुआ कि राज्य में यदि किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिली है तो राज्यपाल महोदय वहाँ पर एक समय देकर यह कहें कि आप में से जो सरकार बनाना चाहते हैं वो आइए और वो सरकार बने, लेकिन इतना दिन के अंदर उन्हें विश्वास मत हासिल करना पड़ेगा।
अनुच्छेद 361 के तहत यह बोलता है कि राज्यपाल महोदय जब तक अपने पद पर बने हुए हैं तब तक उनके खिलाफ किसी भी कोर्ट में कोई भी आपराधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती है। यह भी हमें याद रखना है। राज्यपाल के पद पर रहते हुए दांडिक कार्रवाई किया जा सकता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से दांडिक कार्रवाई किया जा सकता है, लेकिन उन्हें 2 माह पूर्व इसकी जानकारी देनी होगी। तो इस तरह से हम लोग राज्यपाल के संबंध में समझने का प्रयास किया। हम उम्मीद करते हैं कि राज्यपाल के संबंध में आप लोगों को यह जानकारी देखकर, लिखकर, समझकर अच्छा लगेगा। और संभवतः अब एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि राज्यपाल का जो टॉपिक था वह पूरा हो चुका है। तो पुनः हम लोग, आप लोग लगातार इस मेरे चैनल को देखते रहिए, और जहाँ भी कुछ लगे त्रुटि वहाँ आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।